Hello students, welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. Today once again I am teaching you, I am going to teach you the remaining part of the fourth lesson Lost Spring. तो आइए स्टूडेंट्स, इसका जो अगला भाग है हम लेंगे। पिछले भाग में हमने जाना था पिछले वीडियो में कि किस तरह से एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में वो लोग को एग्जिस्ट कर रहे थे, साथ साथ रह रहे थे, जानवर और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। और मुकेश अपने उस बस्ती में राइटर को ले जाता है। तो हालात बड़े क्या हैं वहाँ के, बहुत ही बुरे हैं। और कैसे बुरे हैं वो चीज़ें हमने देखी, लास्ट वीडियो में देखा था। दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ हैं नहीं हैं, घरों में चारा भरा पड़ा है एक भाग में, और इस तरह की और भी कई स्थिति। और वहाँ उनके घर में एक बड़ा जो लकड़ी के ईंधन से जलने वाला जो चूल्हा है उसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा गया है, वेसल माने बर्तन, और उसमें पालक जो है, स्पाइनेज क्या हो रही है, पत्तियां उबल रही है ऑन द ग्राउंड। और वहीं ज़मीन पर क्या हो रहा है, इन लार्ज एल्यूमिनियम, बड़े बड़े जो एल्यूमिनियम एक धातु होती है, ध्यान ही आपको, लेटर्स पड़े थे, यानी एल्यूमिनियम के प्लेट्स वहाँ पर पड़ी हुई थी। आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, और उसमें क्या थे, और अधिक कटे हुए सब्जियां जो है वहाँ पड़ी हुई थी। तभी क्या होता है, ये उसके घर के हाल थे। अ फ्रेल यंग वीमेन, तभी वहाँ पर एक फ्रेल का मतलब वेरी वीक, फ्रेल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर। यंग वीमन, एक कमज़ोर युवती जो है वहाँ आती है। इस कुकिंग, क्या कर रही है वो वहाँ, इस कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन तैयार कर रही है। फॉर द होल फैमिली, किसके लिए, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन वो क्या कर रही है, तैयार कर रही है। ये अंदर का नज़ारा है उसके घर का। दो आइज, थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, ही स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने जाना, खाना किस पे पक रहा था, कैसे स्टोव पे, गैस स्टोव पे नहीं, फायरवुड स्टोव पर, लकड़ी के ईंधन से जलने वाला जो चूल्हा होता है उससे। तो उसमें से जो निकलने वाला धुआं है उसकी आंखों में भरा हुआ है, और उस धुएं से भरी आंखों में वो मुस्कुराती है। शी इज़, और है कौन वो, परिचय आ रहा है उसका, शी इज़ द वाइफ, वो पत्नी है, और मुकेश इज एल्डर ब्रदर, यानी मुकेश के बड़े भाई की क्या है, पत्नी है, यानी उसकी भाभी है, मुकेश की भाभी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि खैर उसकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्र की वो नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, शी हैज़ बिगन टू कमांड, जैसा कि ध्यान ही, इस तरह के समुदायों में कम उम्र में विवाह हो जाते हैं, तो उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, और इस कम उम्र में ही शी हैज़ बिगन टू कमांड, उसने क्या कर दिया है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसने इस परिवार में क्या प्राप्त करना शुरू कर दिया है, बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करना। यानी उस बहू घर की वो क्या बन गई है, कम उम्र रही वो उस घर की क्या बन गई है, बहू बन गई है, बहू का सम्मान प्राप्त कर रही है। द डॉटर इन लॉ, जिसको कहते हैं डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की पुत्र वधू के रूप में वो कमांड, उसका सम्मान मिलने लगा उसको कम उम्र में ही। ऑलरेडी इंचार्ज, इसके अलावा वो उस घर में इंचार्ज भी है, वो प्रभारी भी है, यानी घर में इंचार्ज है ना, इंचार्ज तो सब जानते ही हो गया, जिसके पास सारी जिम्मेदारियां होती है, किसी काम का प्रभार होता है? तो ऑलरेडी क्या है, इंचार्ज ऑफ 3 मैन, इस घर में जो रहने वाले 3 लोग हैं उनकी वो प्रभारी है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या, व्हाट डू यू मीन है, इंचार्ज ऑफ 3 मैन, क्या मतलब, यानी घर में जो 3 लोग रह रहे थे ना, कौन कौन, एक तो उसका हस्बैंड और मुकेश उसका देवर एंड देयर फादर, और इन दोनों के पिता यानी उसके, हाँ बोलो,
फादर इन लॉ, उसके ससुर, इन तीनों बंदों का वो ख्याल रखती थी, उनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। और इस कम उम्र में ही वो इस घर की बहू बन गई थी। तो यहाँ तक क्लियर है आपका? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल रहा है उसके परिवार का। व्हेन द ओल्डर मैन, इसी बीच क्या होता है, एंटर्स, जब वो लोग वहाँ बैठे थे, लेखिका और मुकेश वगैरह वहाँ गए थे उसके घर, तो उसी बीच क्या होता है, व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, तभी उस घर का जो वृद्ध आदमी है, अर्थात कौन, उसके ससुर यानी फादर इन लॉ आते हैं। सी जेंटली, वो क्या करती है, बहुत ही धीरे से, जेंटली का मतलब धीरे से, उसने क्या किया, क्या करती है वो, विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, खाना बनाते बनाते वो जो टूटी हुई दीवार जो थी घर में, उसके पीछे वो धीरे से चली जाती है। विड्रोज का मतलब चले जाना। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपना जो घूंघट जो है, वेल का मतलब, वेल माने लिखा आप लोगों ने घूंघट, अपने घूंघट को वो क्लोजर टू हर फेस, अर्थात कहने का मतलब समझ गए आप, यानी घूंघट निकाल लेती है उनके आने पर। पहले तो हाँ, पहले तो क्या, हाँ, थोड़ा सा सम्मान के साथ पीछे चली जाती है दीवार के, टूटी हुई दीवार के, और फिर अपना जो घूंघट है वो निकाल लेती है। ये वहाँ की परंपरा है ऐसा, और जैसा कि हमारे भारतीय समाज में भी ऐसा ही है। तो एज कस्टम, जैसा कि यहाँ की कस्टम जो है डिमांड करती है, अर्थात जैसे का मतलब यहाँ की जो प्रथा है, इनके घरों की जो प्रथा है, उसके अनुसार डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। नियम था, क्या समझ में आया बताओ, क्या कस्टम थी कि हाँ, एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम था, परंपरा थी, डॉटर इन लॉ जो होती हैं यानी बहुएं जो हैं, मस्ट वेल, उनको अवश्य ही अपना घूंघट रखना होता है चेहरे पर, मुंह पर अपने, बिफोर मेल एल्डर्स, कोई भी मेल एल्डर्स अगर उसके घर में आता है, उसके सामने पड़ जाता है, तो उसको, जैसा कि आप लोगों को ज्ञान ही है, जानकारी है, और लगभग हमारे भारतीय समाज में ऐसा देखने को मिलता है, वहाँ भी ऐसा ही परंपरा थी। वेल माने जानी है, और यहाँ वेल जो है मेन वर्ब के रूप में आई है, मस्ट वेल है ना, अवश्य ही उसको घूंघट निकालना होता था, निकालना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर, और ये जो आज मामला हम देख रहे हैं, इस केस में द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ जो अभी कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो वृद्ध है, अर्थात वो उसका ससुर, बूढ़ा आदमी, इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, गरीबी का शिकार एक क्या है, चूड़ी निर्माता। एम्पावरिश्ड का मतलब वेरी पुअर, इम्पावरिश्ड का मतलब वेरी पुअर, बैंगल मेकर यानी चूड़ी निर्माता, चूड़ी बनाने वाला एक बहुत ही गरीब आदमी यहाँ पर इस मामले में वृद्ध जो है यहाँ पर किस रूप में दिखाया गया है इस कहानी में, बहुत ही कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब, जो क्या करता है, चूड़ियाँ बनाता है, उसके रूप में यहाँ पर बुजुर्ग को क्या किया गया है, दिखाया गया है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ, अब थोड़ा सा जानकारी आ रही है इस बुजुर्ग की, डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय तक कठिन मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए, जैसे पहले उसने क्या काम किया, एज ए टेलर, सबसे पहले इस बुजुर्ग ने यानी उसके ससुर ने, मुकेश के पिता ने क्या काम किया था, कौन सा व्यवसाय किया था, टेलर के रूप में। देन ए बैंगल मेकर, फिर क्या बने वो, तो ये छोटा सा जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। शुरुआत में क्या थे वो, हैं, मुकेश के पिताजी शुरू में क्या थे, टेलर थे, और वैसे क्या थे। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ पूछी जा सकती है, जो स्मॉल इन्फॉर्मेशंस जो दी हुई है इसके अंदर, ये आपके लिए 2 नंबर दे सकती है, लेकिन ये क्या डीपली कोई पढ़ता नहीं है, ना समझते हैं, समझाते हैं, और क्वेश्चन पीछे दिया हुआ हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो लोग ध्यान नहीं देते, तो ये याद रखना होगा। फर्स्ट एज ए टेलर, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके रूप में, टेलर के रूप में। देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड
इन दोनों ही जिम्मेदारियों में, ये जो दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने निभाई है ना लाइफ में, उन दोनों में ही वो बंदा फेल हो गया है। यानी कहने का मतलब ये बुजुर्ग असफल रहा है। टू रेनोवेट अ हाउस, अपने इस मकान को पुनर्निर्मित करने में भी ये कामयाब, यानी कहने वाला इतनी ज़बरदस्त गरीबी है कि अपने इन दोनों व्यवसायों के दौरान इस बुजुर्ग की इतनी क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने घर को क्या कर सके, रेनोवेट कर सके। रेनोवेट का मतलब पुनर्निर्माण करना उसको, है ना। सेंड हिज 2 सन्स, यही नहीं, इसके अलावा भी कई जिम्मेदारियों से वंचित रहा है वो। कैसे? पहला तो अपने मकान का पुनर्निर्माण नहीं कर पाया, दूसरा सेंड हिज 2 सन्स, और अपने 2 जो बच्चे थे उसके, मुकेश और उसका भाई जो बड़ा भाई, इन दोनों को वो उसके पिता जो है स्कूल भी नहीं भेज पाए। क्या नहीं कर पाए? स्कूल भी क्या नहीं कर पाए? भेज नहीं पाए। तो बात समझ में आ गई होगी आपको काफ़ी हद तक। तो ये मतलब ये कारण क्या था? व्हाट इज बिहाइंड देम, बिहाइंड दिस फेल्योर, इस असफलता के पीछे या अभाव के पीछे क्या कारण था? गरीबी, ज़बरदस्त गरीबी। मजबूर थे वो कि अपने इन दोनों व्यवसायों को करने के दौरान वो बंदा जो है ना तो, बोलो भाई, ना तो वो अपना मकान रेनोवेट कर पाया और न ही अपने बच्चों को स्कूल यानी उनको तालीम दिलाने में भी वो सफल। ऑल, और वो कर क्या पाया वो बता रहे हैं, देखो। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। हाँ, ये काम जरूर हो पाया। क्या? इस दौरान वो जो उनको कर पाया, सिखा पाया, ही हैज मैनेज टू डू, जो कुछ कर पाया, इज क्या था वो? टू टीच देम व्हाट ही नोज, जो कुछ वो जानते थे, यानी उसके पिताजी जो कला जानते थे, जो आर्ट जानते थे, वो उन्होंने जरूर उसको सिखा दी। और वो थी क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, यानी चूड़ी बनाने का कला। वो जरूर उन्होंने उनको दोनों को क्या कर दिया, ये जरूर उनकी एक जिम्मेदारी रही। इस जिम्मेदारी में वो सक्सेसफुल रहे। बाकी अपनी जो अदर जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गरीबी के कारण वो उनको पूरा करने में सफल नहीं रहे। क्या हो रहा है आगे देखिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इट इज हिज कर्म, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। कर्म जानते ही आप लोग है, कर्म कहते हैं ना गाँव, आप लोग, हम लोग नसीब कहते हैं जिसको, डेस्टिनी पढ़ा था ना उस चैप्टर में। तो इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश इज ग्रैंड मदर। वहाँ पर एक मुकेश की दादी भी बैठी थी, यानी उस बुजुर्ग की माँ, उस बुजुर्ग की माँ। वो क्या कह रही है कि ये इसका कर्म है, ये इसका नसीब है। उसकी दादी बता रही है, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड। अभी थोड़ा सा परिचय। वो उसकी दादी, मुकेश की दादी, जो कह रही है कि ये तो इस हमारे बेटे का क्या है, इसका कर्म है, इसके कर्म में यही लिखा हुआ है, इसके नसीब में यही लिखा हुआ है। अब परिचय दे रहा मुकेश ग्रैंड मदर, वो मदर ग्रैंड मदर दादी उसकी, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने कि अपने खुद के पति को क्या होते देखा था, गो ब्लाइंड। गो ब्लाइंड का मतलब अंधा होना, ब्लाइंड मीन्स अंधा, बट गो ब्लाइंड ये क्रिया है, ये मेन वर्ब है, अंधा होना। गो डीफ बहरा होना है, गो डम है। तो ये तरीका है, जानकारी लें आप। किसी भी तरह की भी स्थिति या कोई इस तरह के विकलांगता का शिकार कोई होता है तो उसके लिए हम गो लगा करके क्रिया बनाते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या क्रिया बना गो ब्लाइंड का मतलब, यानी जिसने अपने पति को क्या होते देखा था, अंधा होते देखा था। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी क्या करते हुए, ये जो ग्लास ऑफ बैंगल्स की जो पॉलिशिंग का जो काम होता है, यही तो चमक आती है, इसी से चूड़ियों में चमक आती भाई। लेकिन इसके पीछे कितना नुकसान होता है ये समझना आसान नहीं है। ये जो चूड़ियों की जो चमक और खनक होती है, सामने चमचमाती दिखती है, ये पॉलिशिंग का परिणाम होती है। लेकिन इस पॉलिशिंग में जो निकलने वाली डस्ट होती है ना, वो उस काम को करने वाले लोगों को कितना नुकसान पहुंचाती है इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत ही नुकसानदेह काम है। तो वही कह रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझेंगे। इट इज हिज कर्म, ये तो उनका, मेरे बेटे का कर्म है, उसका नसीब है।
कि वो ऐसा नहीं कर पाया। ये बात कहती है मुकेश की दादी, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने कि अपने खुद के पति को भी अंधा होते क्या किया, देखा था। किससे? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का जो कांच होता है उसको चमकाने के लिए, पॉलिश करने के लिए जो डस्ट निकलती है ना पॉलिशिंग के बाद, उससे अपने पति को जिसने अंधा होते देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। और फिर वो उसकी दादी जो है कहती है क्या, कैन ए गॉड गिवन लाइनिएज, यानी जो ईश्वर ने नसीब लिख दिया है, हा? जो ईश्वर ने नसीब, क्या उस नसीब को एवर बी ब्रोकन, क्या उस नसीब को तोड़ा जा सकता है? अर्थात जो भाग्य में लिख दिया गया है, ईश्वर ने जो क्या कर दिया गया है। गॉड गिवन लाइनिएज का मतलब, गॉड गिवन जानते ही हैं, भगवान द्वारा दिया गया। लाइनिएज का मतलब ऐसे क्या होता है? परंपरा, वंश परंपरा। यानी तो यहाँ उसका मतलब क्या है कि जो वंश परंपरा हमारी क्या कर दी है, ईश्वर ने लिख दी है, क्या वो बदल सकती है? कहने का तात्पर्य क्या कहना चाह रही हो? बोलो, क्या कहना चाह रही? नहीं, नो भाई, जो ईश्वर ने लिख दिया वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है? हताशा से भरा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ है। लेकिन उनकी हालात ऐसे हैं कि वो इस तरह के इन स्थितियों का विरोध नहीं कर सकते, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सी इम्प्लाइज, वो जोर देती है इस बात पर, जोर देती है। इम्प्लाइज मैंने लिखा, हाँ, इंसिस्ट करती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, देखिए उसकी निराशा कैसे झलक रही है, और डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिव थॉट जो है। हालांकि खैर ये नेगेटिव थॉट वो चाहते नहीं कि ऐसा हम कहें या सोचें, लेकिन उनकी हालात ऐसे हैं, उनकी कंडीशंस ऐसी है कि उनको ऐसा करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी चूड़ी निर्माताओं के समाज में जन्म लेना, उसकी जाति में क्या लेना, जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और ऐसा करने के कारण उन्होंने क्या देखा है? केवल और केवल क्या देखा है? ऐसे समाज में जन्म लेने के कारण उन्होंने केवल क्या देखा है? केवल चूड़ियां ही देखी है। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, कहाँ पे? आंगन में, हर जगह उनको क्या नजर आती है? तो फिर उसी से इनका नसीब जुड़ जाता है, इससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाते, उसी धंधे में लग जाते हैं। इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, हर घर में, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और यहाँ तक कि फिरोजाबाद के हर गली में, हर सड़क पर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नजर आती। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, घेरे, घेरे, स्पाइरल्स का मतलब घेरे होते हैं ना उसके, हाँ, किसके? चूड़ियों के। सनी गोल्ड, कैसी है? सनी गोल्ड, सुनहरी सोने की, सोने जैसे दिखने वाली। पेडी ग्रीन, धान जो होता है ना, धान वैसी एकदम हरी हरी, पेडी ग्रीन। ये क्या आ रहे हैं? सब कलर आ रहे हैं उनके। इन कलर्स में रॉयल ब्लू, किस कलर में? रॉयल ब्लू कलर में। इसके अलावा पिंक, पर्पल, अरे हर प्रकार के, एवरी कलर। बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो से निकलने वाले जो 7 कलर होते हैं ना, उन 7 कलर में वहाँ पर चूड़ियाँ जो हैं बनी हुई मिलती है। और हर जगह हम, एवरी कॉर्नर ऑफ फिरोजाबाद, इन द यार्ड, इन द हाउस, है, हर जगह हम चूड़ियों ही चूड़ियाँ देख सकते हैं। तो ये जानकारी मिली आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रेनबो क्या होता है जानते ही आप लोग? इंद्रधनुष, जिसके 7 कलर्स होते हैं, ध्यान होगा आपको। तो उन सारे रंगों में चूड़ियाँ वहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, पेडी क्या होता है? धान, धान, हरा होता है ना, चावल, चावल की खेती देखी है ना आपने? जब वो लगता है तो उसकी एकदम हरियाली रहती है। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, बैंगनी कलर की, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के 7 कलरों से निकल, यानी जो 7 कलर जो हैं रेनबो से जो निकलते हैं, उनमें भी, उनसे भी बनी हुई उस कलर, उन कलर्स की भी चूड़ियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है।
लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, और ढेरों में पड़ी रहती, माउंट्स का मतलब ढेर में पड़ी रहती हैं। इन अनकैम्प्ड यार्ड, कैसे यार्ड में, कैसे आंगन में, अव्यवस्थित। अनकैम्प्ड का मतलब है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। अनकैम्प्ड का मतलब डिस्टर्ब्ड, जो यार्ड से वहां पर माउंट्स में, माउंट्स का मतलब हीप, ढेर लगे रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। इसके अलावा इनको हम वहाँ पर किस में देख सकते हैं, जो ठेला होता है ना, जिसको हम ठेला कहते हैं आप लोग यहाँ पर, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। हैंड कार्ट्स का मतलब हथ ठेला, हथ ठेला, हाथ से ठेलने वाला, 4 पहियों वाला जो ठेला है, उस पर भी ये ढेरों में पड़ी हुई देखी जा सकती है। सप्लाई होती है ना, जैसे बनती है मकान घरों में, घर से बन करके, और लोग घर घर में फैक्ट्री है इसकी, वहाँ से फिर वो सप्लाई की जाती है, किस पे रख करके, ठेलों पे रख कर। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नेरो लेन्स, जिनको धक्का दिया जाता है किनके द्वारा, युवकों द्वारा, युवाओं द्वारा, अलोंग द नेरो लेन्स, यानी वहाँ की कैसी गलियों में, नेरो माने सकड़ी, सकड़ी सकड़ी कम चौड़ी जो होती है ना, उन गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, इस कैसे शहर की, सेंटी, सेंटी गंदा शहर है क्या, देखो क्या है पीछे लिखा हुआ ना, झोपड़ी नहीं होता है ये, देखो पीछे लिखा है ना, हाँ, जहाँ पर ऐसा कस्बा जहाँ पर लोग, कौन लोग, अपेक्षाकृत गरीब लोग निवास करते हैं, हाँ, लकड़ी के घरों में, यानी ये अभाव की स्थिति में लकड़ी के अस्थायी मकानों में जो क्या करते हैं, निवास करते हैं। ऐसे टाउन में युवक जो हैं इन ठेलों को क्या करते हैं, ले जाते हैं धक्का दे करके सप्लाई करने के लिए। किसके थ्रू, नहीं किसके थ्रू, कहाँ से, नेरो लेंस एंड इन डार्क हटमेंट्स। और इसके अलावा जो यहाँ के जो अंधेरे से युक्त दो झोपड़ियाँ हैं, हटमेंट्स का मतलब रहवास, उनका जो मकान है, झोपड़ियाँ हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स और फ्लिकरिंग ऑयल्स लैम्प्स। देखिए घरों में क्या स्थिति होती है इनकी, डार्क हटमेंट्स हैं इनके, अंधेरे से युक्त, वहाँ नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल्स लैम्प्स, यानी कहने का मतलब दीपक जो होते हैं ना, ऑयल लैम्प्स, यानी जो छोटे छोटे दीपक होते हैं तेल वाले, यानी लैंटर्न के सामने, लालटेन के तरफ, जिसको उसके बने हुए उसकी फ्लिकरिंग, फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी फड़फड़ाती हुई, फ्लिकरिंग का मतलब उसकी फड़फड़ाती हुई जो लो है, अर्थात उसकी जो लपट है, उसके सामने बैठ करके, नेक्स्ट टू का मतलब उसके सामने बैठ करके, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, ये अंदर किस तरह से काम चलता है उनके घरों में वो बता रहा है। बच्चे बैठ जाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, किसके साथ, यानी इस तरह से सामने लैंप लगे रहते हैं और उसमें वो अपने माता पिता के साथ में उसी कतार में आगे जो है लाइन में बैठे रहते हैं, क्या करते हुए, हाँ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, जो कलर्ड ग्लास जो हैं, यानी रंग बिरंगे जो कांच हैं, उनको वेल्ड करते हुए, क्या करते हुए, यानी चूड़ी बनाने की प्रक्रिया है ये। चूड़ी बनाने में पहले उसको कलर किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है ना, फिर गोला रूप आकार दिया जाता है, जो भी हो। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, किसके रूप में, उसके गोले में, वृत्त में, यानी कहने का मतलब उसका जो चूड़ी का जो गोला होता है ना, उस रूप में उसको वेल्डिंग करते हुए वो बच्चे अपने माता पिता के साथ क्या करते हैं, इस अंधेरे कमरों में, हटमेंट्स में, झोपड़ियों में क्या करते हैं, लो लाइट में, बिल्कुल ही मंद डिम लाइट के अंदर क्या करते हैं, किसकी लाइट में, ऑयल लैंप्स की। देयर आईज आर मोर, और ऐसे में क्या होता है, इनकी जो आंखें हैं, मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और यहाँ काम करते करते, अंधेरे में काम करते करते क्या होता है, देखो
अंधेरे में काम करते करते इनकी जो आईसाइट है, इनकी जो आंखें हैं, वो ज़्यादा क्या हो जाती है, उस अंधेरे के अनुकूल हो जाती है। नहीं समझ में आई? अंधेरे में ज़्यादा देर तक काम करते 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 वो अंधेरे के अनुकूल उसकी आंखें हो जाती है। देन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय किसके? बाहर की लाइट। बाहर जैसे ही देखते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कम रोशनी में उन्होंने अपनी आंखों को एडजस्ट कर लिया। और ऐसे में जैसे ही कोई तेज आंखें, वो क्या कहते हैं, रोशनी आती है कहीं, तो वो उनकी आंखें क्या हो जाती है? डेजल्ड हो जाती है, चौंधिया जाती है, यानी कहने मतलब एकदम उनको कुछ दिखता नहीं। तो ये तो नुकसानदेह है ना भाई। जब हमको किसी चीज़ को देखने के लिए ज़्यादा आँखों को एडजस्ट करना पड़े या उसको प्रयास करना पड़े आँखों को, तो वो धीरे धीरे वो आँखों की जो क्षमता है वो क्या होती जाएगी। बस इसी कारण से दिस इज़ वाई, और यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। यानी एडल्ट्स होने से पहले, युवक होने से पहले, एडल्ट्स का मतलब युवक, यूथ कह सकते हैं जिसको, वयस्क होने से पहले, 18 साल की उम्र से होने से पहले वे, इसी कारण से वे लोग अपनी आँखों को क्या ख़त्म हो जाती है, उनकी लाइफ एक तरह से ख़त्म हो जाती है, अपनी आईसाइट को क्या करते हुए, खोते हुए। कारण सीधा सा है, जो 7-8 साल 9 साल से बच्चा कम रोशनी में काम कर रहा है, जैसे आजकल की नई जनरेशन के बच्चे जो हैं मोबाइल को बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वो भी अंधेरे में, कम रोशनी में, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसको। उसका भी वही हाल होगा, उसका भी वही हाल होगा जो उनका होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसको डे लाइट में देखें, और ज़्यादा अंधेरे में रोशनी करके ही देखी जाती है मोबाइल्स वगैरह। और स्क्रीन का जो है उसका डे टाइम में तो आप उसको भले ही थोड़ा सा उसका लाइट जो है सही कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। रात में उसकी लाइट बिल्कुल तेज नहीं रहती है, नहीं तो आंखों पर बहुत, क्योंकि उसकी तो रोशनी बहुत तेज आ रही है, और बाहर का वातावरण क्या है, अंधेरे से युक्त है, तो फिर सीधा आंखों पर जोर पड़ेगा। चलिए, तो बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये देखा हमने इस तरह से कितनी बुरी हालात में वो लोग अनहेल्दी कंडीशन में काम कर रहे हैं, और उनके शारीरिक रूप से, फिजिकली उन्हें बहुत सी सफरिंग्स का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं, इसी सीरीज में आगे हमारा मामला चल रहा है सविता, अ यंग गर्ल। यहाँ बात कर रहे हैं हम एक लड़की की, सविता नाम की, अ यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, जिसने क्या पहन रखी है, पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है, सविता नाम की। सिट्स अलोंग साइड, बैठी हुई है, एन एल्डरली वीमन, किसके पास, एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, क्या करते हुए, कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग करते हुए, अर्थात उसकी जोड़ते हुए। उसको सोल्डरिंग माने भी क्या होता है, जोड़ते हुए। अब ये हालात है, देखो यंग गर्ल, ये छोटी बच्ची, उसका ये हाल है, वो इन धंधों में लगी हुई है, इन कामों में लगी हुई है, मजबूर है करने के लिए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे कि उसका हाथ बिल्कुल कैसे चल रहा है, यंत्रवत चल रहा है, मशीन चलती है जैसे ऑटोमेटिकली, जैसे फिट किया हुआ उसका ये काम है मशीन का, तो वैसे ही उसका हाथ क्या करता है, मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। किसकी भांति, एक मशीन का जो टोंग्स होता है, अर्थात उसका जो पहिया होता है, या उसका जो भी यंत्र होता है, जिस तरह से वो चलती है, पुर्जे जो होते हैं ना, ठीक उस तरह से उसके हाथ क्या हो रहे थे, मैकेनिकली चल रहे थे। आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है, लेखिका कह रही है कि शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि उसको इस चूड़ियों के पवित्रता का पता भी है या नहीं, कि शायद इसको इस चूड़ी की पवित्रता का पता भी है या नहीं है। सैंक्टिटी का मतलब होलीनेस है ना, सैंक्टिटी माने पवित्रता। शी हेल्प्स मेक, जिसे वो बनाने में क्या कर रही है, मदद करती है, उसकी पवित्रता का उसे शायद पता भी है या नहीं। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वीमेंस सुहाग, जैसे कि बता रहा है, ये चूड़ियाँ जो है भारत में, हमारे इंडियन में, जो एक महिला का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसको चूड़ियों को, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जब किसी का पति हस्बैंड मर जाता है तो उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी जाती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि चूड़ियाँ जो है उसका
सुहाग का क्या है? प्रतीक है। इसलिए विवाहित महिलाएं जो है चूड़ियां क्या करती हैं और नहीं पहनी रहती हैं तो उसको टोकते हैं लोग कि भाई क्यों नहीं पहनते हो, है ना। वो कारण यही है, इसके पीछे लॉजिक यही है। और वो तोड़ने वाला भी तरीका आपको पता ही है कारण क्यों है। तो बात चल रही थी, इट सिंबलाइजेस, यानी ये जो बैंगल्स जो है ना, ये इंडियन वीमेंस के सुहाग का क्या है? प्रतीक है। ये उसका प्रतीक, सिंबलाइज का मतलब यहाँ क्या है? प्रतीक होती है। क्या होती है? प्रतीक होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विवाह में इसका बड़ा ही क्या होता है? सगुन होता है। ऑस्पिशियसनेस होती है अर्थात शुभ माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? शुभ। ऑस्पिशियसनेस माने शुभ माना जाता है इन मैरिज। इट विल डान ऑन, और ये बात जो है उसको समझ में आ जाएगी। डान का मतलब यहाँ क्या है? फील, है ना, पता चल जाएगा उसको। ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन इस बच्ची को भी, सविता को भी ये चीज क्या हो जाएगी? बोलो बोलो, पता चल जाएगी। When her head is draped with a red veil, जब इस बच्ची की विवाह होगा और उसके सिर को किससे ढका जाएगा? लाल घूंघट से क्या किया जाएगा? जैसे हमारे यहाँ पर देखते हैं दुल्हन होती है, उसका रूप यही होता है। तो जब ये दुल्हन बनेगी अर्थात इसका विवाह होगा, तो वो खुद इस चीज को एक दिन क्या हो जाएगी? अरे एक दिन इसको खुद को इसका महत्व समझ में आ जाएगा। हर हैंड्स डाइड, और उसके हाथ क्या किए जाएंगे? रेड, यानी मेहंदी लगाई जाएगी उसके हाथों में। विद हिना, किससे? हिना। हिना मानेगा यहाँ पर मेहंदी। मेहंदी से जब उसके हाथ रचाए जाएंगे, उसको दुल्हन की ड्रेस पहनाई जाएगी, तब उसको एक दिन अपने आप ये चीज एहसास हो जाएगी कि चूड़ियों का महत्व क्या है। एंड रेड बेंगल्स, और क्या किया जाएगा? या हिना का मतलब क्या है? मेहंदी। मेहंदी एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसके कलाइयों में क्या पहनाई जाएगी? लाल चूड़ियां जब पहनाई जाएगी तो उससे इसका महत्व अपने आप, जिसे अभी हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और फिर वो क्या बन जाएगी? ब्राइड बन जाएगी। ब्राइड मीन्स दुल्हन। ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा। ब्राइड ग्रूम इसका अपोजिट जेंडर होता है। लाइक द ओल्ड विमेन बिसाइड हर, किसकी भांति? इस बुजुर्ग महिला की भांति। जो पास, जिसके पास में वो बैठी हुई है, उस बुजुर्ग महिला की तरह वो भी क्या बन जाएगी? बोलो भाई, ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कई सालों पहले बनी थी। अर्थात ये बुजुर्ग महिला जो कई सालों पहले दुल्हन बनी थी, ब्राइड बनी थी, ठीक वैसे वो भी क्या हो जाएगी? ब्राइड बन जाएगी। और उसको उस समय ये चीजें समझ में आ जाएगी। सी स्टिल हैज बैंगल्स, उसके हाथों में अभी भी क्या है? उस महिला ने अभी भी क्या पहन रखी है अपने हाथों में? कलाइयों में क्या पहन रखी है? चूड़ियां पहन रखी है अपनी रिस्ट में। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। यानी आंखों की रोशनी तो कहाँ चलेगी? वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो इस काम में करते करते इन लोगों की आंखों की जो रोशनी है बहुत कम हो जाती है। और एक बात यहाँ पर कह रही है, देखिए, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सही, जो उस महिला ने बताया लेखिका को, ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया। अर्थात भर पेट खाना हमने कभी भी, यानी इतनी हालत खराब है कि बस केवल टाइम पास हो रहा है, जैसे तैसे चल रहा है जीवन। कभी भी, वो कह रही है, उस महिला इतनी बुजुर्ग होगी, वो कह रही मैंने जीवन में कभी भी भर पेट, यानी हाँ बस अब ठीक है साहब, अब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, आज तो मजा आ गया भोजन में, ऐसा कभी उसके साथ नहीं। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में जिस आवाज में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई जोश नहीं था। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, यानी उसने पूरे जीवन काल में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं किया। भोजन तो मिला उसे, लेकिन पेट भर कभी भी इंटायर लाइफ टाइम। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, और यही उसने कमाया था, यही उसने, यानी आज तक उसको यही मिला है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन
विद ए फ्लोइंग बेयर्ड, और उसका पति जो एक बुजुर्ग आदमी है, विद ए फ्लोइंग बेयर्ड, जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है। कैसी? बड़ी दाढ़ी है। फ्लोइंग बेयर्ड का मतलब लहराती हुई दाढ़ी है। सेज, कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कह रहा है कि हमें इसके सिवाय कोई जानकारी नहीं है। किसके? एक्सेप्ट बैंगल्स, यानी बैंगल्स को छोड़कर, चूड़ियों के अलावा हमें कोई भी किसी चीज़ की जानकारी नहीं। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, और पूरे जीवन काल में मैंने अगर कुछ किया है तो क्या किया है? एक मकान बनाया है फॉर द फैमिली टू लिव इन, जिसमें मेरा परिवार क्या करे? रह सके। तो ये पूरी मेरी जो है पूरे जीवन काल की उपलब्धि यही है कि मैंने एक क्या किया है? मकान बनाया। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इस वीडियो में आपने जाना किस तरह की बहुत ही बुरी हालात में वो लोग जीवन जी रहे हैं, और यहाँ तक बताया गया है कि उनको एक टाइम भी, सिंगल टाइम भी भरपेट भोजन पूरे जीवन में नहीं मिला। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।